हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 जुलाई एंड 1 अगस्त के करंट अफेयर्स। क्योंकि कल हमारा सीए नहीं आया था, मंडे को हम हमेशा वीकली सीए डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने आपसे 30 क्वेश्चन का क्विज लिया था और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 30 आउट ऑफ 30 स्कोर है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अपकमिंग मंडे के वीकली क्विज के लिए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे 31 ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट डे से, बाकी सारी बातें इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो 31 ऑफ जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड रेंजर डे। बेसिकली होता क्या है, रेंजर क्या होते हैं, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जो नेचुरल लैंड होते हैं, वहां पर ये ड्यूटी में होते हैं और इन एरियाज को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, जिससे कोई भी इलीगल तरीके से पेड़ों को काटे ना, कोई भी इलीगल तरीके से जानवरों को शिकार ना करे। इसलिए रेंजर की ये ड्यूटी होती है, लेकिन कई बार ड्यूटी करते हुए इंजर हो जाते हैं और कई बार इनकी जान भी चली जाती है। इसलिए वर्ल्ड रेंजर डे 31 ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब थीम क्या थी? थीम थी 30x30। अभी 30x30 क्या है? तो बेसिकली कॉप 15 मीटिंग हुई थी और कॉप 15 मीटिंग में एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इसमें मकसद ये था कि हमारे प्लेनेट का 30% एरिया हमें 2030 तक मैनेज एंड प्रिजर्व एंड कंजर्व करना है। समझ में आया? 30% हमारी पृथ्वी के एरिया को 2030 तक हमें उसके संरक्षण के लिए काम करना है, उसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना है। यही है आपका 30x30 टारगेट। डन। अब छोटी सी जानकारी और दे देते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको आज के क्लास का सीए लेना है तो आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, कोई झंझट वाला काम नहीं है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कोई एरर आ रही है, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से आप परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैंने हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज स्टार्ट की है। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में बेसिकली हम पिछले 5 साल के सीजीएल के क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए एक छोटा सा सीरीज रन कर रहे हैं हिस्ट्री का। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, उसके बाद मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे को ये वीडियो अपलोड होते हैं, तो आज आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है। सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज गल्फ स्ट्रीम, इसलिए वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सीए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डेटा मैं आपको बता रही हूं वो डेटा आपको रटना है और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो 2022 टाइगर सेंसस हुई थी, उसमें उसके अकॉर्डिंगली टाइगर की सेंसस भारत में क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन भारत में क्या है, किसके अकॉर्डिंग? टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली पब्लिश हुआ जो एस्टिमेटेड डेटा है, मैक्सिमम टाइगर स्ट्रेंथ भारत में कितनी है, ये अलग क्वेश्चन बनता है। थर्ड है, सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में है, या फिर टाइगर स्टेट का दर्जा, स्टेटस वापस से किसे दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन 0 है। भारत में टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर एनम या ईयरली बेसिस पे कितनी है। भारत में एवरेज टाइगर पॉपुलेशन कितनी है और कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में टाइगर्स हैं। तो आपको देखो, मैंने 6-7 क्वेश्चन बता दिए और सब क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से चीजों को समझो। देखिएगा, सबसे पहली बात, अभी हमने रिसेंटली 29 ऑफ जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट किया और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट अश्विनी कुमार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। बेसिकली एक सर्वे कंडक्ट किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने कैमरे की मदद से और विदाउट कैमरा जितने भी टाइगर एरिया है जहां पे टाइगर की प्रेजेंस है वहां पर एक सर्वे कंडक्ट किया और इन्होंने कहा कि भारत में जो टाइगर की अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेटेड या मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो 3925 है, 3925। ये आपके भारत में मैक्सिमम टाइगर की पॉपुलेशन है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इनके द्वारा एक सर्वे कराया गया था फ्रॉम बोथ कैमरा ट्रैप्ड एंड द नॉन कैमरा ट्रैप्ड टाइगर प्रेजेंस एरिया।
ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया कि भारत में मैक्सिमम या एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन क्या है, तो आंसर हो जाएगा 3925 है। भारत में जो टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मतलब हर साल जो टाइगर की जनसंख्या में टाइगर की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो 6.1% से हो रही है। तो ग्रोथ रेट क्या है भारत में टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज होने का? 6.1% है। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड का 75% जो टाइगर पॉपुलेशन है वो भारत में है, मतलब भारत या इंडिया जो है वो एक टाइगर कंट्री है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो 75% पूरे वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन का भारत में है। ठीक, सबसे अधिक टाइगर पॉपुलेशन जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड में है। मतलब अब तीसरी बार जो है वो टाइगर स्टेट का दर्जा या स्टेटस एमपी को दिया है। अब आपको कुछ एडिशनल डेटा याद रखना है कि एमपी में नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, तो 785 टाइगर्स एमपी में है, 563 टाइगर्स कर्नाटका में है एंड 560 टाइगर्स जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं मैम हमको तो आपने टाइगर सेंसस बताई थी, और टाइगर सेंसस में आपने कहा था कि हमारी कंट्री में 3167 टाइगर्स है। बिल्कुल मैंने आपको ये बातें बताई थी। तो टाइगर सेंसस हुई थी हमारी, और 2022 में ये डेटा आया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में 3167 टाइगर्स हैं। लेकिन ये जो सर्वे किया गया था वो केवल और केवल कैमरा ट्रैप की मदद से टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया गया था। यहाँ पे जो नॉन कैमरा मेथड या दूसरी मेथड और दूसरे एरियाज में टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट नहीं किया गया था। यहाँ पर एक पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकल के आती है। तो देखिएगा मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अभी जो एस्टिमेशन हुआ है उसमें बताया है कि मैक्सिमम या जो सबसे अधिक मात्रा में टाइगर की पॉपुलेशन है वो 3925 है। एनुअल ग्रोथ रेट 6.1% है। सबसे अधिक टाइगर एमपी में है, उसके बाद कर्नाटका में है। एमपी में 785 टाइगर्स है। पूरे वर्ल्ड का 75% टाइगर्स जो है वो भारत में है, और ये सर्वे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। वहीं जब हमारा 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर हम सेलिब्रेट कर रहे थे, अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। मैसूर कर्नाटका में 50th एनिवर्सरी जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें बताया था कि भारत में जो मिनिमम टाइगर पॉपुलेशन है, मैंने क्या बोला, मिनिमम टाइगर पॉपुलेशन है वो 3167 है, जिसमें केवल टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेशन जो है वो केवल और केवल कैमरा ट्रैप्ड की मदद से कैमरा ट्रैप्ड एरिया में पॉपुलेशन काउंटिंग की गई है। लेकिन यहाँ पर दोनों एरियाज में काउंटिंग की गई है। अब एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, तो क्यों ना इनका एवरेज निकाल लिया जाए, औसत। मैक्सिमम और मिनिमम है तो औसत निकाल लेते हैं। तो इस डेटा में हमें बताया गया कि भारत में जो एवरेज नंबर ऑफ टाइगर्स है वो 3682 टाइगर्स है। कितने हैं भारत में एवरेज टाइगर? 3682 टाइगर्स है। टॉप स्टेट आपने देख लिया, एमपी 785 टाइगर्स, फिर कर्नाटका 563 टाइगर्स, उत्तराखंड 563, और ये उत्तराखंड में 560 टाइगर है, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु है। हमारी कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिनके पास टाइगर पॉपुलेशन 0 है, जैसे कि नागालैंड में पॉपुलेशन 0 है, मिजोरम में भी टाइगर की पॉपुलेशन 0 है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। मिजोरम में 0 हो गया है, नागालैंड में 0 हो गया है, झारखंड में केवल 1 ही टाइगर बचा है, और अरुणाचल प्रदेश में 9 टाइगर है। अब बात कर लेते हैं हम टाइगर रिजर्व के हिसाब से। तो अभी हमारी कंट्री में प्रेजेंटली 53 टाइगर रिजर्व है, और सबसे अधिक टाइगर जो है वो कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है 260, इसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क 150, और फिर है नागरहोल 141। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट में 260 टाइगर है, बांदीपुर नेशनल पार्क में 160 टाइगर है, और नागरहोल में 141 टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारा डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे, वापस रिपीट कर दूं। पहले तो टाइगर की जो सेंसस हुई थी उसका डेटा आपको याद रखना है। उसके बाद अभी जो मैक्सिमम एस्टिमेशन किया गया है, कितना किया गया है मैक्सिमम एस्टिमेशन? देखिए यहाँ पे 3925 याद रखना है। ग्रोथ रेट याद रखनी है। एवरेज कितने टाइगर्स हैं? तो 3682 टाइगर्स हैं। सबसे अधिक कहाँ है? एमपी में है। और उसके बाद किस नेशनल पार्क में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। ठीक है, तो ये डेटा आपको एकदम रट लेना है। डन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। सबसे पहले बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। सो यहाँ पर
उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा जी को दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस अवार्ड की शुरुआत अभी से की है, मतलब ये पहला ही एडिशन है इस अवार्ड का। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड अनाउंस किए गए हैं और ये उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, इसलिए रतन टाटा को, जो कि टाटा सन के चेयरमैन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। ये पहला एडिशन है इस अवार्ड का। डन। चलिए नेक्स्ट पर्सन कौन है? जी कन्नावीरन। इन्हें अपॉइंट किया गया है NAAC डायरेक्टर। अब ये NAAC क्या होता है? तो NAAC मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है। बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको फंडिंग जो है वो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है और 1994 में इस बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन के लिए NAAC काम करता है और NAAC के जो डायरेक्टर बनाए गए हैं वो जी कन्नावीरन को बनाए गए हैं। इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कई सारे ऊंचे ऊंचे पदों पे, हाई पोजीशंस पे काम किया है। ये डायरेक्टर इंचार्ज NIT त्रिची में भी रहे हैं और NIT पुदुचेरी में भी रहे हैं। ओके है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। रिसेंटली मैंने आपको बताया था 27 जुलाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की डेथ एनिवर्सरी थी, राइट। और मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, एक शॉर्ट बनाया था जो कि लगभग 49 सेकंड या 50 सेकंड्स का था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर की थी, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला था, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, एटसेट्रा। सो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक को लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है बाय द अमित शाह। कहाँ पे? तमिलनाडु रामेश्वरम में। आप सभी को पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थ कहाँ हुआ था? तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ था। वहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक लॉन्च की गई है बाय द अमित शाह। इसमें पूरा हिस्ट्री बताया है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन का, किस तरीके से इन्हें मिसाइल मैन का टाइटल दिया गया, किस तरीके से हमारी कंट्री के पहले इंडिजेनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 को इन्होंने डिज़ाइन किया, एटसेट्रा। इसके अलावा अमित शाह जी ने मिशन ऑफ लाइफ गैलरी म्यूजियम को भी विजिट किया था और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाउस को भी विजिट करने का काम अमित शाह ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023। हालांकि ये बहुत लेट हो गए हैं, जस्ट लाइक हमारे रेलवे के एग्जाम्स, जितने लेट रेलवे एग्जाम होते हैं उसी हिसाब से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम भी हो गए। एक्चुअली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2021 में होने थे, फिर कोविड के कारण थोड़ा सा लेट हुआ और फिर टोक्यो ओलंपिक भी कंडक्ट होने थे, तो टोक्यो ओलंपिक के कारण भी डिले हुआ। इसलिए अब 2023 में 2021 के ये गेम है, 2021 के गेम है जो कि 2023 में आके कंप्लीट हो पाए हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए हैं? चाइना में हुए हैं। ऑब्वियसली बात है भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। हम डायरेक्टली बात करते हैं मेडल टैली के बारे में। सो मेडल टैली में भारत की रैंकिंग जो है वो 2nd नंबर पे है और टॉप किया है चाइना ने, होस्ट कंट्री ने ही यहाँ टॉप किया है। अब भारत की पोजीशन 2nd नंबर पे है और भारत ने टोटल 17 मेडल हासिल किए हैं। इंडिया को टोटल कितने मेडल्स मिले हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में? तो आंसर हो जाएगा 17 मेडल्स मिले हैं, जिनमें से 9 गोल्ड है, 3 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज है। 9 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रोंज मेडल यहाँ पर मिले हैं। ये गेम कहाँ हुए थे? तो ये गेम चेंगडू चाइना में हुए थे। मेडल टैली में टॉप किया है चाइना ने और चाइना के पास 22 मेडल्स हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 4 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे प्लेयर्स के नाम याद नहीं करने हैं, बस 2 प्लेयर के नाम आपको याद रखना है। पहले हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आप सभी को पता होना चाहिए, शूटर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है और वेरी IMP क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का एसोसिएशन किस गेम से है? तो ये शूटर है। इन्होंने 10 मीटर और 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगली जो प्लेयर आपको याद रखनी है वो मनु भाकर का नाम याद रखना है। मनु भाकर ने व्यूमेन कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ओके है, तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का इतिहास है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 1923 में होती है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आता है तो बहुत सारे स्पोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, तो उस समय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम भी कुछ समय के लिए बंद रहता है, फिर वापस से इसे रिवाइव किया जाता है। 1959 ऑनवर्ड्स भारत जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन भारत का परफॉर्मेंस लगातार बहुत खराब और बहुत खराब रहा। 1973 तक भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला। 1973 में भारत को पहला मेडल मिलता है विच इज़ अ ब्रोंज मेडल, और ये मेडल 48 kg रेसलिंग कैटेगरी, वीमेंस कैटेगरी में मिलता है संबाड़ी बोरुतू के द्वारा।
ठीक है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इससे पहले 2015 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत का रहा था, और अब इस बार ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भारत ने किया है। नेक्स्ट बात करेंगे Amazon India to open first ever floating store in डल लेक। तो जम्मू श्रीनगर में डल लेक पे अमेजॉन जो है वो अपना फ्लोटिंग स्टोर ओपन करेगा एज अ पार्ट ऑफ आई हैव स्पेस। बेसिकली मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहती हूँ। आई हैव स्पेस ये प्रोग्राम बेसिकली अमेजॉन का है। इनका मकसद है कि हर एक रिमोट एरिया में हर एक घर तक हम डिलीवर कर पाए अपने प्रोडक्ट को। लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम बेसिकली आई हैव स्पेस है। इसे 2015 में अमेजॉन ने लॉन्च किया था। इसका मकसद हर एक टाउन सिटी तक पहुंचना है, और जो लोकल सिटीज़ के जो लोकल किराना स्टोर्स होती हैं, किराना पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ टाई अप करके 2 से 4 दिन में डिलीवरी को सक्सेस करना है। ठीक है। तो एज अ पार्ट ऑफ आई हैव स्पेस प्रोग्राम अमेजॉन इंडिया ने ओपन किया है पहला फ्लोटिंग स्टोर फेमस डल लेक श्रीनगर में। द स्टोर शुड बी ओपन इन द हाउस बोट एंड विल प्रोवाइड डिलीवरी टू इट्स कस्टमर एवरी डे इन श्रीनगर। ओके है। नेक्स्ट बात करते हैं उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है विच इज उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, उल्लास एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है और इसका क्या मकसद है। ठीक है। तो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया है जिससे लिटरेसी, साक्षरता को बढ़ाया जा सके, स्प्रेड किया जा सके और हर घर तक लिटरेसी को बढ़ाया जाए। मतलब जन जन साक्षर, हर घर का हर व्यक्ति साक्षर होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। इसलिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है। अभी हमने आपको भारत मंडपम के बारे में बताया था ना, प्रगति मैदान में भारत मंडपम को लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। वहीं पर उल्लास का भी यहाँ पे कहानी हुई है। आइए हम बात करते हैं। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023, तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, कहाँ पे हो रहा था, ये भारत मंडपम में 3rd एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सेलिब्रेट किया जा रहा था, और तभी अखिल भारतीय शिक्षा समागम को लॉन्च किया गया। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लोगो स्लोगन लॉन्च किया और उल्लास एप्लीकेशन को लॉन्च किया। लोगो एंड स्लोगन क्या था, जन जन साक्षर, जन जन साक्षर, हर एक व्यक्ति साक्षर होना चाहिए। और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम था उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास का मतलब यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो कि iOS पे और एंड्रॉइड दोनों मोबाइल फोन, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट हो सकती है। इसका जो गेटवे तैयार किया है वो दीक्षा पोर्टल और NCERT ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद जो है अलग अलग फील्ड में, चाहे आपको लॉ की तैयारी करनी हो या वोकेशनल स्किलिंग प्रोग्राम हो, लीगल लिटरेसी हो, डिजिटल लिटरेसी हो, एम्पावरमेंट करने की बात हो, तो वो सारी बातें इस मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगी और हर एक व्यक्ति इसमें वॉलेंटरी भी ज्वाइन कर सकता है। और एक बेसिकली एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी ना रिसेंटली ये न्यूज़ बेसिकली जनहित में जारी की गई है। अभी काफ़ी अफवाह फैली हुई थी कि यह जो नोट है, नोट में जो स्टार बना हुआ है, जो स्टार सीरीज़ के नोट हैं वो सारे के सारे फेक हैं। ये न्यूज़ बड़ी ही मार्केट में चल रही थी, इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, वायरल इन्फेक्शन की तरह, एकदम आई इन्फेक्शन भी फैला हुआ है ना बहुत ज़्यादा, वैसा ही ये न्यूज़ भी पूरा फैल गई कि जो स्टार सीरीज़ वाले नोट है वो सारे फेक हैं। इतना फैल गया कि आरबीआई को सामने आना पड़ा और आरबीआई ने नोटिफिकेशन इशू किया कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि जो स्टार सीरीज वाले नोट हैं वो उतने ही लीगल हैं, जो बिना स्टार सीरीज वाले नोट हैं इनकी वैल्यू भी उतनी है जितनी नॉर्मल नोट्स की करेंसी की होती है। तो क्या मतलब है इस स्टार सीरीज का, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। बैंक नोट विद अ स्टार सिंबल आइडेंटिकल टू एनी अदर लीगल बैंक नोट्स, आरबीआई ने ये बात कही है। इन्होंने कहा है जब हम नोट प्रिंट करते हैं तो कई बार नोट्स में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, या किसी सीरीज के नोट खराब हो गए हैं, गड़बड़ हो गई है, कोई नोट में गड़बड़ी आ गई है, तो हम क्या करते हैं, वो नोट की कॉपी तैयार करते हैं और जिसमें हम स्टार लगाते हैं। स्टार का मतलब है कि हम इस नोट को रिप्लेस या फिर रिप्रिंट कर सकती है बैंक, ये इस स्टार सीरीज का मतलब होता है। तो देखिए आरबीआई ने कंफर्म किया है कि ये जो बैंक नोट है स्टार सिंबल वाले बिल्कुल लीगल टेंडर है, इनकी वही वैल्यू है जो कि बाकी सारे नोट्स की होती है, और ये जो मिसलीडिंग हो रही है सोशल मीडिया पे उसको स्टॉप करने की बात यहाँ पे कही गई है।
आरबीआई पहले से ही स्टार सीरीज के बैंक नोट को यूज कर रहा था 10 रुपीज, 20 रुपीज और 50 रुपीज के नोट्स में सिंस 2006। लेकिन 2016 में 500 के नोट्स में भी स्टार सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब जो नोट गलत प्रिंट हो गए थे और जिनको हम रिप्रिंट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, उन सीरीज में या उन नोट में आपको स्टार सिंबल दिखता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेपल्ड वीजा के बारे में। काफी चर्चा में है और भारत काफी गरमाया हुआ है, गुस्से में है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना लगातार ऐसा बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है। चाइना कहता है ये जो मैकमोहन लाइन है मैं उसको नहीं मानता, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है, ऐसा चाइना का मानना है। इसलिए चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देने की कोशिश हमेशा करता रहता है और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए 2009 से ही स्टेपल वीजा को जारी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने अगेन, अभी जो मैंने आपको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बताया जहाँ पे मेडल टैली में हम सेकेंड नंबर पे आए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के एथलीट भी इस कंपटीशन में शामिल हुए थे। तो अरुणाचल प्रदेश के जो एथलीट्स थे उनके लिए चाइना ने स्टेपल वीजा इशू किया, जिसके कारण इंडिया काफी नाराज हुआ और जो अरुणाचल प्रदेश के स्पोर्ट पर्सन थे, एथलीट थे, उन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्या है पूरा मांजरा हम समझते हैं। चाइना यूज ऑफ स्टेपल वीजा फॉर इंडियन एथलीट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो स्टेपल वीजा क्या होता है, जो नॉर्मल वीजा से, रेगुलर वीजा से थोड़ा सा अलग होता है स्टेपल वीजा। स्टेपल वीजा में क्या करते हैं, एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर को स्टेपल की मदद से अटैच करा जाता है, इसलिए इसका नाम स्टेपल्ड वीजा है। स्टेपल्ड वीजा इज अ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वीजा दैट अ कंट्री गिव्स टू द फॉरेन सिटीजन। इंडीड ऑफ स्टैंपिंग डायरेक्टली इन द पासपोर्ट, इट इज अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर अटैच्ड या स्टेपल्ड टू द वीजा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इंडिया ने स्ट्रांगली रिएक्शन दिया था जब चाइना ने स्टेपल वीजा इशू किया सम प्लेयर फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, जो कि चाइना में हुए हैं। और ये प्लेयर्स किस गेम से थे, वुशु। वुशु एक मार्शल आर्ट है, उसके ये प्लेयर्स थे और ये 3 वीमेन प्लेयर थी जिनका नाम है नेमान वांगशु, ओनीलू तेगा एंड मेपुंग लाम्बू। फिर इन लोगों ने जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, और ये मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि गेम्स जो होते हैं वो आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स की डेमोक्रेसी को, स्पोर्ट की जो डिप्लोमेसी है उसको इम्पैक्ट कर रहे हो। आप गलत तरीके से स्टेपल वीजा जारी करके एक तो हमारे एरिया में अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हो और स्पोर्ट्स को भी इफेक्ट कर रहे हो। लेकिन इंडिया ने ये बात जरूर कही है कि जो एशियन गेम्स होने वाले हैं चाइना में, उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे एथलीट्स और हमारे प्लेयर्स पे नहीं पड़ेगा। हमारे सारे प्लेयर एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि चाइना में होंगे। ये कोई पहला इवेंट नहीं है जो स्पोर्ट पर्सन के लिए स्टेपल वीजा इशू किया हो चाइना के द्वारा। अगर हम बात करें 2011 के एशियन कराटे चैंपियनशिप और 2011 यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, तब भी स्टेपल वीजा चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के एथलीट्स के लिए यूज किया गया था। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं आज की लास्ट न्यूज, लेकिन थोड़ी सी लंबी न्यूज है, लेकिन हमें डिस्कशन करना है, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। इसके लिए अगर आपको टाइम मिले तो 2004 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है द डे आफ्टर टुमारो। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने देखी भी होगी। द डे आफ्टर टुमारो में ये गल्फ स्ट्रीम के बारे में, गल्फ स्ट्रीम के कोलिजन के बारे में, किस तरीके से आइस एज आ जाएगी, किस तरीके से अचानक से बहुत ठंड बढ़ने लगेगी और बहुत सारी जगह मॉनसून गड़बड़ हो जाएगा, फ्लड आने लगेगी, तो उसके बारे में ये बात करता है ये मूवी। ठीक है, तो इसी मूवी को यहाँ पे बताया गया है, लेकिन अभी हम मूवी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की और बताया कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो 2025 तक कोलैप्स हो सकती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो पहले हमें गल्फ स्ट्रीम पता होनी चाहिए, ओशियन करेंट्स क्या होती हैं वो पता होना चाहिए, और कोलैप्स होने का रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। डन है, तो सबसे पहले आपको ये मैप पता होना चाहिए। आपको पता है जैसे हमारे अर्थ पे सरफेस पे, लैंड एरिया में नदियां बहती हैं, वैसे ही समुद्र के अंदर भी काफ़ी सारी नदियां, इंटरनल रिवर्स बहती रहती हैं बाय द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम्स। ओके, जिनमें से आपको कुछ ठंडी स्ट्रीम्स दिखती हैं, कोल्ड स्ट्रीम होती हैं, और कुछ हॉट स्ट्रीम होती है, मतलब कुछ ठंडी जलधाराएं होती हैं और कुछ गर्म जलधाराएं होती हैं। अगर मैं आज आपको एक हॉट स्ट्रीम के बारे में बताऊं, एक गर्म धारा के बारे में बताऊं, वो है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आप देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको,
गल्फ ऑफ मेक्सिको फ्लोरिडा के आसपास से ओरिजिनेट होती है और ये आपको दिखाई देगी अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए यूरोप में जाती है। और यूरोप का ये वाला जो एरिया है ये हमेशा बर्फ से जमा हुआ होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल के ऑब्वियसली पास है। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है यहाँ के एरिया की बर्फ को पिघलाती है और यहाँ के एरिया को 8 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करने की कोशिश करती है। इसके अलावा जो गल्फ स्ट्रीम होती है एक नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे आसानी से ये पोर्ट्स भी यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, यहाँ की बर्फ पिघल जाती है। और गल्फ स्ट्रीम जो होती है ये हमारे सैलिनिटी, जो समुद्र की लवणता है ना, उसको भी इम्प्रूव करती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है, ओके, जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इसी के कोलैप्स होने की बात की जा रही है बाय द 2025। तो गल्फ स्ट्रीम आपको समझ में आया। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास से ओरिजिनेट होती है और ये जाती है अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए यूरोप में वहाँ की जमी हुई बर्फ को पिघलाने का काम करती है। साथ ही साथ ये समुद्र की सैलिनिटी या लवणता को भी बढ़ाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें। आइए हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। डन है, ओके। The recent study suggests the Gulf Stream system could collapse as soon as 2025, ऐसा बताया गया है। गल्फ स्ट्रीम एक वार्म ओशियन करंट है जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से क्रॉस होती हुई अटलांटिक ओशियन और टूवर्ड्स द यूरोप पे चलती है। इसकी लोकेशन हमें पता चल गई, गल्फ ऑफ मैक्सिको और फ्लोरिडा के आसपास है, कैरिबियन सी में। और गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपको गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलेगी। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएसए से ये यूरोप की तरफ जाती है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते करते। तो आपको इसकी लोकेशन का अंदाजा तो हुआ। अब देखिएगा, गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा यहाँ से जा रही है, ऊपर से ये ठंडी, ये जो कोल्ड स्ट्रीम है वो आ रही है जिसका नाम है लेब्राडोर। तो लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर क्या है? एक ठंडी जलधारा है। वहीं गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक हॉट करेंट है। तो लेब्राडोर कोल्ड करंट और गल्फ स्ट्रीम हॉट करंट है। जहाँ पर हॉट और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पर एक फॉग छा जाता है और वो कंडीशन बहुत अच्छी होती है फिशरी के लिए। वहाँ पर बहुत अधिक पॉपुलेशन में फिशेस पाई जाती हैं क्योंकि फिशेस का जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। और ये जो आइलैंड दिख रहा है इसका नाम है न्यू फाउलैंड। यहाँ पर लेब्राडोर कोल्ड करेंट और गल्फ स्ट्रीम हॉट करेंट आपस में मिल रहे हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब वापस आते हैं हम अपनी गल्फ स्ट्रीम पे। ये गल्फ स्ट्रीम आपने देखा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होते हुए ये यूरोप में जाती है और यहाँ की बर्फ़ को पिघलाने का काम करती है। डन। अब ये जो करेंट है ये वार्म वाटर को कैरी करती है। इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 28 डिग्री सेल्सियस से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है और ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जाती है। अगर गल्फ स्ट्रीम की हम बात करें तो ये कई 1000 किलोमीटर को ट्रेवल करती है और इसकी जो स्पीड है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है। और ये एरिया के हिसाब से स्पीड चेंज होती रहती है, लेकिन एक एवरेज स्पीड देखें तो 2.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। द करेंट इज ऑल्सो वेरी डीप। ये लगभग 1000 मीटर डेप्थ में ये करेंट आपको देखने को मिलेगी। डन इतनी चीज़ें। आइए, अब होता क्या है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम ओरिजिनेट हो रही है और गल्फ स्ट्रीम यूरोप की तरफ जा रही है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है, तो गर्म पानी जो होगा, गर्म वाटर जो होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा और हाई एल्टीट्यूड की तरफ जा रहा है। द गल्फ स्ट्रीम ब्रिंग वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और वहां पे जाके ये हीट को रिलीज करता है। अब ऊपर से लेब्राडोर ठंडी धारा आ रही है, कोल्ड करंट आ रही है, तो कोल्ड वाटर होगा। कोल्ड वाटर जो है वो नीचे सिंक हो जाता है और कोल्ड वाटर जो है वो लो लैटिट्यूड की तरफ, मतलब ट्रॉपिक्स की तरफ चलेगा। मैंने क्या बोला? जो गर्म पानी है वो ट्रॉपिक्स से जा रहा है कहाँ पे? ऊपर की तरफ, हाई एल्टीट्यूड की तरफ जा रहा है। लेकिन जो ठंडा पानी है वो सिंक हो रहा है और वो ठंडा पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब आपके ट्रॉपिक्स की तरफ। तो ठंडा पानी ट्रॉपिक्स की तरफ आ रहा है, गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ हाई एल्टीट्यूड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ठंडा पानी जो होगा वो नीचे होगा, गर्म पानी जो होगा वो ऊपर होगा। इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। आगे बात कर लेते हैं। तो फिर हम इम्पॉर्टेंस क्या है इस करेंट का? सबसे पहली बात है क्लाइमेट रेगुलेशन। जैसा कि मैंने कहा कि ये ईस्टर्न जो कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का, उसको एक मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपका यूरोप में जाके वहाँ की बर्फ़ को पिघलाती है और उसके लिए भी एक अच्छा वार्म क्लाइमेट
तैयार करती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है? प्रॉब्लम ये फंस रही है कि ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण यहाँ का जो बर्फ है और यहाँ ये जो ग्रीनलैंड की आइस है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है, बहुत तेजी से ये पिघल रही है। और पिघलेगी तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो पानी बर्फ पिघल रहा है वो ठंडा पानी होगा पहली चीज, और ये वाटर कैसा होगा? फ्रेश वाटर होगा दूसरी बात। तो ये फ्रेश वाटर ठंडा पानी गल्फ स्ट्रीम से मिलता है। तो गल्फ स्ट्रीम की जो सैलिनिटी है, मतलब उसकी जो लवणता है फ्रेश वाटर मिलने के कारण, तो सैलिनिटी को कम करता है। और हॉट जो करंट का इम्पैक्ट है, जब ज्यादा अधिक मात्रा में ठंडा पानी मिलेगा तो उस इम्पैक्ट को कम कर रहा है। तो ठंडा पानी मिलना, फ्रेश वाटर का मिलना, यही एक रीजन है जो कि गल्फ स्ट्रीम के कोलैप्स का कारण बन रहा है 2025 में। मतलब मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इससे क्या होगा? वेदर पैटर्न भी चेंज होगा, क्योंकि वेदर पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द वार्म एंड द मॉइस्ट एयर अबव द गल्फ स्ट्रीम कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम, और लो प्रेशर सिस्टम बनने के कारण हरिकेन्स आते हैं, स्टॉर्म क्रिएट होते हैं। इसके अलावा इससे मॉनसून भी इम्पैक्ट होगा, और सर्टेन एरिया में फॉग के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है गल्फ स्ट्रीम। जैसे मैंने कहा, मैरीटाइम नेविगेशन के लिए गल्फ स्ट्रीम बहुत जरूरी होती है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में स्पेशली। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इस एरिया में गल्फ स्ट्रीम कोलैप्स होगी तो इसका क्या भारत पे असर नहीं होगा? तो बिल्कुल हम गलत हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे की पूरी जो ओशियन करेंट है वो एक लार्जेस्ट कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो आपस में जुड़ी हुई है। अगर यहाँ अटलांटिक ओशियन में कुछ इफेक्ट आ रहा है तो इंडियन ओशियन में भी आएगा, इंडियन ओशियन में इफेक्ट आ रहा है तो पैसिफिक ओशियन में भी आएगा। मतलब इंडियन मॉनसून पे भी कहीं ना कहीं जाके आगे इफेक्ट होगा इस पूरे फिनोमेना का, इस पूरी घटना का। ठीक है, क्योंकि ओशियन सर्कुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम एक बहुत एसेंशियल पार्ट है AMOC का। AMOC क्या है? बेसिकली अटलांटिक मेरीडोनल ओवर ट्यूनिंग सर्कुलेशन है, एक लार्जेस्ट कन्वेयर बेल्ट की तरह ये काम करता है। ठीक है, जब गल्फ स्ट्रीम डिस्टर्ब होगी तो हमारा ये पूरा का पूरा ओशियन जो करंट सिस्टम है ये डिस्टर्ब होगा, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा एक तो अर्थ की रोटेशन पे भी पड़ेगा, इसके अलावा इसका इम्पैक्ट हमारे मॉनसून एंड क्लाइमेट पे भी पड़ेगा। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर ये कोलैप्स कर जाती है जैसा कि साइंटिस्ट का कहना है, तो उससे क्या होगा? फूड क्राइसिस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे AMOC के बारे में। तो ये क्या है? एक लार्ज सिस्टम है ओशियन करंट का जो कि अटलांटिक ओशियन में ऑपरेट होती है। ये सर्कुलर वाटर है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा चलता रहता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉर्थवर्ड फ्लो ऑफ द वार्म सॉल्टी वाटर इन द अपर लेयर ऑफ द अटलांटिक एंड साउथवर्ड फ्लो ऑफ द कोल्डर डीप वाटर। ठीक है, इस तरीके से एक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है। ओके, एज अ वार्म वाटर फ्लो नॉर्थवर्ड इन द अटलांटिक इट कूल्स white evaporation increase its salt content. The low temperature and high salt content raise the density of the water, जिसके कारण यहाँ पे causing it to sink deep into the ocean. Okay? अब यहाँ पे ओशियन करेंट क्या होती है? तो ओशियन करेंट कुछ भी नहीं, एक कंटिन्यूसली डायरेक्टेड फ्लो है सी वाटर का विथ इन द अर्थ ओशियन। ठीक है, these current are like river within the ocean moving large volume of water in a specific pattern in the direction. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि मैंने कहा ये विंड, टेम्परेचर, सैलिनिटी और अर्थ रोटेशन पे इम्पैक्ट करती है ओशियन करेंट्स। ओके, अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहला न्यूज़ है श्रीलंका एथलेटिक नेशनल चैंपियनशिप 2023। इसमें इंडियन एथलीट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और भारत को 14 मेडल मिले हैं, 14 मेडल्स मिले हैं, जिनमें से 9 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रोंज मेडल है। अगली जो पर्सन न्यूज़ में है उनका नाम है निशा विश्वाल। ये इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। इन्हें बेसिकली डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर US फाइनेंस एजेंसी में बनाया गया है। अब यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसका टाइटल था टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। यूनेस्को की रिपोर्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। इन्होंने कहा है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है या स्मार्टफोन्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में हमारे बच्चों के लिए, लर्निंग के लिए सही नहीं है। इनको स्कूल लेवल पे बैन करने की बात यूनेस्को करता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेनिश फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट जो कि स्पेन में हुआ था। इंडिया की वीमेंस टीम यहाँ पे जीत गई और इसने स्पेन को डिफीट किया है। F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है और इनकी 8 कॉन्जिक्यूटिव विन है। अब यहाँ पे अगली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ के अलावा जो दूसरे बात मैं बताने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ तो केवल इतनी कहती है कि 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक कोकोस आइलैंड।
तो कोकोस आइलैंड कहाँ है? तो कोकोस आइलैंड आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। कोकोस आइलैंड किसका पार्ट है? ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। कोकोस आइलैंड को कीलिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो कोको आइलैंड से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर है और किसका पार्ट है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक का प्रश्न यहाँ से निकल के आता है और स्टैटिक वहीं से बनते हैं जो करंट में होते हैं। डन। अंत में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, कहां पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल या फिर मणिपुर? जो भी सही आंसर होगा कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें कल के सेशन में करते हैं। मुझे कुछ अमेंडमेंट बिल भी डिस्कस करने हैं, वो भी हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।